हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रशस्त तन्मय आपको दिवाली की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद अगर प्रीलिम्स की बात करें, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, तो आप में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे लोगों का पेपर औसत गया होगा और बहुत सारे लोगों का औसत से कम गया होगा। तो जिनका तो बहुत अच्छा गया है, जिन्होंने आयोग की आंसर की से अपने आंसर्स मिला लिए हैं, और जिनको लग रहा है कि वो 90 के ऊपर है, तो वो तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो ऑलरेडी इन है। और इनफैक्ट अगर जो 85 के आसपास भी हैं, 85 के ऊपर भी हैं, मेरे ख्याल से उनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और जहां तक रही फाइनल रिजल्ट की बात तो वो कोई नहीं कह सकता जब तक आयोग का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हर बार की तरह अगर 8 से 10 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए तो अच्छे खासे जो लोग इन थे वो आउट हो जाएंगे, जो लोग आउट थे वो इन हो जाएंगे। तो ये भाग्य का खेल हो गया है पूरी तरह से अब आयोग का ये प्रीलिम्स एग्जाम। तो आप न बहुत ज़्यादा उसको लेके बहुत चिंतित मत होइए। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक अगर आप 85 के ऊपर हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर जितनी एस्टिमेटेड है, जैसे 600-700 के करीब लोग कहे, इस तरह की अफवाहें हैं कि 700 के करीब होगी या उससे ज़्यादा होगी, अगर ऐसा है तो फिर 80 के पार का स्कोर भी मेरे ख्याल से सेफ है। बहरहाल हम इस कट ऑफ के प्रेडिक्शंस में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कट ऑफ का प्रेडिक्शन ऐसा है कि आप जो भी आपका प्रेडिक्शन हो, अल्टीमेटली आयोग आपको सरप्राइज कर ही देता है। तो आयोग का अपना अलग स्क्विड गेम चल रहा है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। फिलहाल हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। और जितनी हो सके, बहुत ज़्यादा समय आयोग आपको देगा नहीं, मेरे ख्याल से मिड फरवरी में आपका एग्ज़ाम ले लेगा या फरवरी फर्स्ट वीक में। अब आयोग की मंशा क्या है वही जाने, जब तक उनका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं आता तब तक हम ये मान के चलेंगे कि मिड फरवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है। उस लिहाज से आपके पास अभी से अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर, फिर जनवरी, 3 महीना ये है, लगभग 3.5 से 4 महीने आपके पास मिल रहे हैं मेंस के प्रिपरेशन के लिए। और इस समय को अगर आप जितना ज़्यादा सदुपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे, उतना ही बढ़िया होगा। इसके लिए हम आपकी सहायता के लिए ये पूरी की पूरी आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज आपके लिए लेके आए हैं प्रशस्त एकेडमी की तरफ से। और कोशिश करेंगे कि हम मिड फरवरी तक आते आते कम से कम 3 से 3.5 या और उससे भी ज़्यादा 3,500 से भी ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर लें। और कोशिश ये रहेगी कि इतने क्वेश्चंस के आंसर आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे, डेली आंसर राइटिंग, हैंड होल्डिंग आंसर राइटिंग सेशंस चलाएंगे, ताकि आप हमारे साथ बैठ के आंसर लिखें, उनको याद करें, और इस तरह से आपकी मेंस की तैयारी मुकम्मल हो सके। तो उसी दिशा में आज हमारा ये पहला कदम है। और सबसे पहले आज हम जनरल स्टडीज पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। हम टॉपिक वाइज टॉपिक को उठाएंगे और उससे जितने भी संभव प्रश्न बन सकते हैं उन सबके आंसर्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम यूपीपीसीएस में पीवाईक्यूज जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स को कवर करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर लगता है कि वो यूपीपीसीएस की स्टाइल से मैच करते हैं तो उनको भी कवर करेंगे। और उसके बाद फिर आईएएस में जो पीवाईक्यूज हैं उनको हल करेंगे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन कोई बचता है जिससे लगता है कि इतना सब कुछ कवर करने के बाद भी अगर कुछ बच रहा है, तो वो भी प्रश्न हम साथ साथ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में आपको एक बहुत सुंदर सा इंट्रो लिखना होगा। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश की एक अच्छा सा इंट्रो आपके लिए मैं दे सकूं। और इस इंट्रो में आपको सबसे पहले चीज जो याद रखनी है कि भारतीय संस्कृति की अगर बात करेंगे तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। हम सभी जानते हैं कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इंट्रो में कि प्राचीनतम और सबसे जीवंत संस्कृतियों में से एक है, और सबसे प्राचीन होने के बावजूद ये आज भी निरंतर जारी है, तो आज भी ये उतनी ही जीवंत है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा प्राचीनतम और जीवंत संस्कृतियों में से एक है। उसके बाद
ये अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है जिन्होंने सहस्त्राब्दियों में इसकी निरंतरता और गतिशीलता सुनिश्चित की है। अब इंट्रो के अगले भाग में हम समय के तीनों संस्करणों यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य से इसको जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? तो हम लिखेंगे कि अतीत का अवशेष भर नहीं है यह संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है इसे आप केवल अतीत के ध्वंस के रूप में, उसके अवशेष के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि ये एक सतत रूप से गतिमान शक्ति है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वो सतत रूप से गतिमान शक्ति है, और ये वो शक्ति है जो हमारी पहचान को आकार देती है। तो आपको क्या बताना है कि ये केवल अतीत का अवशेष भर नहीं है, हमारी पहचान को आकार देती है, सतत रूप से गतिमान है। इसके अलावा ये हमारे वर्तमान को अनुप्राणित करती है। ठीक है, अतीत का अवशेष भर नहीं है, वर्तमान को अनुप्राणित करती है, अनुप्रेरित करती है और भविष्य का मार्गदर्शन करती है। तो यहां पर आपने समय के तीनों संस्करणों को जोड़ के अपनी संस्कृति से एक बड़ा प्यारा सा इंट्रो बना दिया। अगर आप इस तरह के शब्द यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो इससे एग्जामिनर के ऊपर एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी मार्किंग जो है वो एवरेज से बेहतर होगी। तो अगर इस तरह का एक छोटा सा इंट्रो आप दे देते हैं तो यहीं पर आप बाजी मार ले जाते हैं। अब आगे हम चलेंगे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में हम क्या लिखेंगे। तो प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हमारे दिमाग में क्या आती है? सबसे पहली विशेषता जो आज आती है वो हमारे दिमाग में है वो निरंतरता, इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, आप सिर्फ कंटिन्यूटी भी अगर आप याद रखेंगे इस हेडिंग के तौर पर तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, निरंतर वही होगा जिसमें अनुकूलनशीलता यानी एडेप्टेबिलिटी होगी। समय के साथ स्वयं को बदलने की क्षमता रखने वाली संस्कृतियां ही वो निरंतर बने रहती हैं लंबे समय तक, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी प्राचीन जड़ों से जुड़े रहते हुए विकसित होने की क्षमता है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति निरंतर क्यों है? क्योंकि ये अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है और उसके बावजूद, जड़ों से जुड़ा होने के बावजूद इसमें लगातार अपने आप को बदलने और विकास करने की क्षमता है। कोई भी संस्कृति निरंतर तब होती है जब वो लगातार अपने आप को बदलती रहती है, यानी वो अनुकूलनशीलता अपने अंदर रखती है। अगर वो एडेप्टेबल है, समय के साथ अपने आप को बदलती रहती है, तो वो संस्कृति हमेशा निरंतर बनी रहती है। इसलिए ये निरंतर और अनुकूलनशील है। तो आपको पहला जो इसका सब टॉपिक है, जो उसकी हेडिंग है, वो आपको याद रखनी है कंटिन्यूटी। सिर्फ आप सी याद रखें बहुत है, या सी के साथ अगर आप एडेप्टेबिलिटी को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां पर ए लिखते हैं। यानी पहले सब टॉपिक में आप लिखेंगे पहले हेडिंग में कंटिन्यूटी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये प्राचीन जड़ों से जुड़ी है और उसके साथ विकसित हो रही है। विश्व की कई प्राचीन सभ्यताएं समाप्त हो गई। अगर आपको याद होगा कि मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी प्यारी सी गजल लिखी थी जो कि तराना हिंदी के नाम से मशहूर है, और सारे जहां से अच्छा करके जो गजल है उसकी जो आखिरी लाइन है, जैसे गजल का जो आखिरी जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? मक्ता। तो मक्ते में उन्होंने लिखा है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है लेकिन नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो इस शेर से हमें क्या याद आता है कि भारतीय संस्कृतियों के साथ जितनी संस्कृतियां उद्भव जिनका हुआ था वो सारी की सारी संस्कृतियां आज संसार के नक्शे से मिट गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी निरंतर रूप से बनी हुई है। अब इस निरंतरता का उदाहरण अगर हम क्या दें, अगर देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं कि आधुनिक काल में भगवान शिव की पूजा का संबंध हड़प्पा काल की मोहरों पर अंकित पशुपति से जोड़ा जा सकता है। तो हमने सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ी वो थी निरंतरता और अनुकूलनशीलता। इसको हम याद रखेंगे सीए से। इसमें क्या बताएंगे कि जड़ों से जुड़ी है, उसके बाद लगातार विकसित हो रही है, इसके साथ की सभ्यताएं मिट गई लेकिन आज भी बनी हुई है। एक उदाहरण दे देंगे हड़प्पा काल की मोहरों के पशुपति से आज के शिव का एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे और हम बढ़ जाएंगे प्रश्न के अगले भाग पर। उत्तर के अगले भाग में हम लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति जो है वो समन्वयवादी संस्कृति और सभी अच्छे तत्वों को आत्मसात करने वाली संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में अपनी पहचान खोए बिना बाहरी प्रभावों को आत्मसात करने और उन्हें एकीकृत करने की एक अनूठी क्षमता है। तो ये समन्वय का जो गुण है वो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो ये आपको कहीं दुनिया में और किसी संस्कृति में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर जो भी आया इसने बाहरी आघातों को सहा, इस संस्कृति ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसको एसिमिलेट किया, उसको आत्मसात किया और उसको अपना अंग बना लिया। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा समन्वयन और आत्मसातकरण। आप बड़ा अच्छा शेर है यार उनका, राहत इंदौरी का, जो
कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, हमारी संस्कृति में जो नाग और मनुष्य का जो संबंध है अनादिकाल से, वो बड़ा दुश्मनी वाला रहा है। आप अगर ग्रीक सभ्यताओं में जाएंगे तो वहाँ नाग से जुड़े बहुत सारे शत्रु हैं जिनसे रिलेटेड पौराणिक कहानियां वहाँ की, जिसमें वहाँ का जो हीरो है वो उनको मार देता है, खत्म कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो नागों को भी हमारी संस्कृति में एसिमिलेट कर लिया गया। आपने कृष्ण की कालिया मर्दन की कथा सुनी होगी, उसमें भगवान कृष्ण कालिया की जान नहीं लेते, उसको पराजित करके उसको पाताल लोक में भेज देते हैं। यहाँ पर नाग जो है वो सर्प जो है हमारी संस्कृति का अभिन्न भाग बन जाते हैं। सर्प की शैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, शेषनाग के अवतार होते हैं हमारी पौराणिक कहानियों में। तो ये जो हमारी समन्वयकारी क्षमता है हमारी संस्कृति की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में एक अनूठी विशेषता क्या है कि अपनी पहचान खोए बिना बाहरी प्रभावों को आत्मसात करने, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि किस तरह से आप समझेंगे कि हमने हर चीज का समन्वय किया है। अगर आप इसको उदाहरण के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि गांधार शैली कहाँ की थी? यूनान की थी। हमने उसका प्रभाव हमारी मूर्तिकला पर पड़ा और बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां जो है गांधार शैली में बनाई गई। अगर आप अशोक काल में देखेंगे तो उस समय आर्माइक लिपि और जो स्तंभ थे अशोक के, वो भी ईरानियन सभ्यता से लिए गए थे। उनका प्रभाव देखा जाता, हालांकि पूर्ण प्रभाव नहीं था, फिर भी। तो समय समय पर विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव दृष्टिगोचर हुए, उन्हें हमने आत्मसात किया है। इसी तरह अगर उर्दू भाषा को अगर आप देखें तो उर्दू का विकास जो एक भाषा के तौर पर वो विभिन्न भारतीय भाषाओं से मिलकर हुआ है। इनफैक्ट अगर उर्दू को देखा जाए तो इसमें 99% जो क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, वो संस्कृत से आती हैं और 75% के करीब जो शब्द हैं वो भी संस्कृत से आते हैं। तो सोचिए खुद उर्दू भाषा जो है वो हमारी एक समन्वयकारी संस्कृति का कितना अच्छा उदाहरण है। तो अगले हेडिंग में हमने क्या लिख लिया? समन्वयन और आत्मसातकरण, यानी सिंक्रेटिज्म एंड एसिमिलेशन। इसको याद रखेंगे आप SA से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरी सब हेडिंग पे। तीसरी सब हेडिंग क्या है? वो है आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराई। भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे दार्शनिक संस्कृतियों के रूप में विख्यात है। आपको पश्चिम में सिर्फ भौतिकवाद मिलेगा, पश्चिमी संस्कृतियों में आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी आपको मिलेगी। उनका विकास क्रम भी आप देखेंगे तो उस पर भौतिकवाद का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। आज चरम उपभोक्तावाद की संस्कृति आपको पश्चिम में मिलेगी। वहीं भारत में हमारी जो आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराई है उसके लिए हम विश्व विख्यात हैं। भारत को विश्व गुरु भी इसलिए कुछ सीमा तक विश्व गुरु भी इस संदर्भ में कहा गया। अगर आप सुकरात के पहले के दार्शनिकों को देखेंगे ग्रीस के, तो उन पर भारतीय दार्शनिकों को काफी प्रभाव है। मैं अगर जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा अलग से तब इन सारी चीजों को बड़े डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि पाइथागोरस, कहा जाता है कि उसने पाइथागोरस प्रमेय देने वाला जो था वो पाइथागोरस था, लेकिन उसकी उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि शुल्ब सूत्रों में हमारे पाइथागोरस प्रमेय का बहुत पहले से वर्णन है। और यह भी कहा जाता है कि पाइथागोरस के ऊपर जितना भारतीय संस्कृति का प्रभाव था उतनी दुनिया की किसी संस्कृति का प्रभाव नहीं था। पाइथागोरस वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ग्रीक संस्कृति या सभ्यता में, वहां के दार्शनिकों में, जिससे आपको लगेगा कि सारा का सारा प्रभाव भारतीय दार्शनिक गहराई और स्पिरिचुअलिज्म का प्रभाव पड़ा है। जो हल्का फुल्का जो दार्शनिकता वहां पर आई, जो स्पिरिचुअलिटी आई, दार्शनिकता तो नहीं बोलेंगे, स्पिरिचुअलिटी जो आई, उस पर भारतीय दार्शनिकों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो हमारा तीसरा हेडिंग क्या हो गया कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषता है वो है हमारी आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराई। सिर्फ भारतीय संस्कृति में आपको धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी दार्शनिक अवधारणाएं दिखाई देंगी, और यही वो अवधारणा है जिसने हमारी भारतीय जीवन शैली और विश्व दृष्टि, संपूर्ण विश्व को लेकर जो हमारी दृष्टि है उसको भी गहराई से प्रभावित किया है। तो आपको तीसरी हेडिंग में लिखना है आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराई। इसको आप मान लें स्पिरिचुअलिटी का S और फिलोसॉफिकल डेप्थ का P। उसके बाद जीवन के गहरे अर्थ को खोजने पर हमारी संस्कृति में बल दिया जाता है। ये दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं मिलता। बहुत बाद में जाके अगर आप पश्चिम के दर्शन में देखेंगे तो जब अस्तित्ववाद का उद्भव हुआ है तब जाके वहां पर जीवन के गहरे अर्थों की खोज की गई। इसके पहले वहां पर के दर्शन में ये चीजें नदारद है।
जबकि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में बहुत पहले से ये दार्शनिक चिंतन होता है कि इस जीवन का अर्थ क्या है और इस जीवन के बाद जो जीवन है वो क्या है। तो इस तरह से इस हेडिंग में क्या लिखेंगे, ये भौतिकवादी दुनिया से परे जीवन के गहरे अर्थ की खोज पर बल देता है। और ये गहरे अर्थ की खोज हमारे साहित्य, हमारे कला और हमारे दैनिक अनुष्ठानों यानी डेली रिचुअल्स में भी दिखाई देता है। अब इसका एक उदाहरण ले लें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योग और ध्यान की विधाएं हैं वो हमारे भारत की इसी आध्यात्मिक गहराई को दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमने तीसरे पॉइंट में क्या लिख लिया, आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराई। आप एक काम करें, जब मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं तो आप जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अपने पेपर, अपने कॉपी में उनको नोट करते जाएं। सिर्फ आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। जैसे आपने आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराई का हेडिंग बना लिया, उसके आगे सिर्फ कीवर्ड्स आप नोट करिए जो मैंने बोल्ड किए हैं। इससे आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार होता रहेगा। हालांकि मैं शॉर्ट नोट इसके लास्ट में दूंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप खुद से करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे विविधता में एकता। अब विविधता में हम क्या क्या दिखाएंगे, क्षेत्रीय विविधता दिखाएंगे। क्षेत्रीय विविधता क्या है, हमारी हिमालय, हमारा एक तरफ उत्तर में हिमालय बिल्कुल पसरा हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक। दक्षिण में अगर आप दोनों कोस्टल लाइंस को उठाएंगे तो एक लंबी तटरेखा है, बीच में आपका गैंगेटिक प्लेन्स है, गंगा के मैदान है, थार का मरुस्थल है। तो इस तरह से बहुत सारी क्षेत्रीय विविधताएं हमारे पास, भौगोलिक विविधताएं हैं। हर तरह का लैंडस्केप हमारे इस देश में पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद, इस पूरे लैंडस्केप के बावजूद हम भारतीयता के सूत्र में पिरोए गए हैं। भाषाई विविधता हमारे यहाँ कितनी ज्यादा है, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मुंडा ऑस्ट्रिक लैंग्वेज भी बोली जाती है। हमारे यहाँ साइनो टिबेटन यानी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। हमारे यहाँ द्रविड़ियन भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसके अलावा हमारे इंडो ईरानियन भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उसके बावजूद हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के तौर पर संपूर्ण भारत को एकता के एक सूत्र में पिरोते हैं। ठीक है, तो आपको ये विविधताएं दिखानी है, आपको क्षेत्रीय विविधताएं दिखानी, भौगोलिक विविधताएं आपको बतानी है कि कौन कौन सी भौगोलिक विविधताएं हमारे यहाँ। फिर आपको भाषाई विविधताएं बतानी है, किस किस तरह की भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। धार्मिक विविधताएं बतानी है आपको कि किस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग धर्म पाए जाते हैं। अब मुझे आपको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं कि वो कौन कौन से धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे धर्म हमारे यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पारसी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ छुटपुट रूप से वहां पर जूइश, यहूदी पॉपुलेशन भी लंबे समय तक रही है। तो इस तरह से एक धार्मिक रूप से धार्मिक बहुलता वाला हमारा देश है। इसके अलावा नृजातीय विविधताएं हमारे यहाँ, इसको जाति नहीं, इसको नृजातीय विविधताएं आप कर लें, यानी एथनिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है। हर तरह की रेसेस हमारे यहाँ पाई जाती हैं। नस्ल जैसे मंगोलाइड हमारे यहाँ पाए जाते हैं, निग्रेटो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, नॉर्डिक हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और सभी तरह की जाति विविधता, आपको जो याद हो रहा है उसको लिख दीजिए। और अगर नहीं भी याद होता है तो सिर्फ आप इतना, ये सारी चीजें अगर आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं तो अलग से आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपने इन सारी क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक जाति विविधताओं की बात की है तो ये सब उसमें समाहित है। तो विविधता में एकता आपको बतानी है, ये भी एक हमारी मूल विशेषता है हमारी संस्कृति की। इसमें आप क्या क्या बताएंगे, क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जाति विविधता। लेकिन इन सबके बावजूद हम में जो एकता है वो किस लिए है, वो हमारे साझा मूल्यों की वजह से है, ऐतिहासिक अनुभवों की वजह से है, सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से पोषित होती है ये एकता। तो आपको इसको भी बताना है। एक दो उदाहरण अगर आप दे देते हैं, जैसे कुंभ मेले का उदाहरण दे दें। जैसे कुंभ मेला एक अखिल भारतीय तीर्थ नेटवर्क है जिसमें पूरे देश के अलग अलग भागों से लोग आते हैं, एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं। ये एक बड़ा उदाहरण है हमारी एकता का। रामायण और महाभारत अपने अलग अलग संस्करणों में, अपने अलग अलग रूपों में उसके पात्र पूरे भारत में प्रचलित हैं। ये भी हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। तो इस तरह से ये सारी आपने चीजें कवर कर ली। चलिए इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं कि विविधता में एकता के लिए आप UD, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये 4 आपको याद रखने होंगे कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, CASASP और UD। लास्ट में निष्कर्ष में कुछ नहीं होता है। आपने जो चीजें ऊपर लिखी हैं उनको बहुत शॉर्ट में आपको लिख देना है। तो यहां पर हम संक्षेप में लिख देंगे कि भारतीय संस्कृति की पहचान इसकी निरंतरता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिक गहराई और विविधता में एकता के अद्भुत संगम से होती है। ये विशेषताएं इसे न केवल एक प्राचीन विरासत बनाती बल्कि एक जीवंत और विकासशील संस्कृति के रूप में स्थापित करती हैं जो
आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर कंप्लीट होता है। आप पॉज करिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद आप इन सारे जो भी मैंने ये शॉर्ट कीज लिखवाई हैं, CA, SA, SP और UD, इन चारों को याद करके पेपर पर लिखने की कोशिश करिए और एक बार मेंटल रिवीजन करके देखिए कि आपको क्या क्या याद आ रहा है। जब आपको सारी चीजें याद आ जाएं, फिर आप इसको अनपॉज करके आगे बढ़िए। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें याद ना हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि इन सबका एक शॉर्ट नोट्स आप साथ में बनाते चलें और साथ में उसको रिवाइज भी करते चलें। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, विवेचना कीजिए। गौर से देखा जाए तो ये सवाल भी बिल्कुल ऊपर वाले सवाल का ही दोहराव है और बड़े आश्चर्य की बात है कि यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे। ये वाला प्रश्न पूछा गया था 125 शब्दों में और ये पूछा गया था, दूसरा सवाल जो पूछा गया था खंड सेक्शन बी में, ये पूछा गया था 200 वर्ड्स का। तो अगर आपने इस पूरे टॉपिक को तैयार कर लिया तो दोनों सवाल लगाने की आप स्थिति में हो सकता है अगर दोबारा ऐसा संयोग दोहराया जाता है तो यहां भी वही सारी चीजें आपको लिखनी है। भारतीय सांस्कृतिक विविधता के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं, भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता आपको बतानी है कि किस तरह से विशाल भौगोलिक संरचना है यहाँ की, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल गंगा के मैदानों, थार के मरुस्थल और लंबी तटरेखा, इन सभी ने विविध जीवन शैलियों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं को जन्म दिया है। ठीक है, इन प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट कला, संगीत, खान पान और त्योहार हैं जो उसके पर्यावरण के अनुकूल हैं। भाषाई विविधता भी आपको बतानी है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था। 8वीं अनुसूची में यहाँ 22 भाषाओं को लिखा गया है। इसके अलावा लगभग 1600 बोलियां हैं। तो कहा जाता, पुरानी कहावत है ना कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। तो भारत भाषाई विविधता का देश है, इतनी ज्यादा भाषाएं यहाँ पर हैं। हिंदी तो आपकी बहुत रिसेंट फिनोमेना है, उसके पहले शौरसेनी की इतने संस्करण प्रचलित थे पूरे भारत में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। और उन्हीं से हमारे यहाँ जो हजारों जो बोलियां बनी हैं, उन्हीं में एक तरह से हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हुए परिवर्तनों का वो एक समेकित रूप रही है वो शौरसेनी बोली। तो हमें पहले तो आपको दिखाना है भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता। ठीक है, यहाँ की जो यहाँ पर भौगोलिक विविधता है वो आपको दिखानी। हिमालय, चाहे मरुस्थल हो, चाहे तटरेखाएं हो, चाहे गंगा के मैदान हो, और फिर ये बताना है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट कला, संगीत, खान पान और त्योहार हैं जो उसके पर्यावरण के अनुकूल हैं। और स्पष्ट सी बात है कि किसी भी देश की जो ज्योग्राफी है वो डिसाइड करती है कि वहां का कल्चर कैसे होगा। खान पान तक भी ज्योग्राफी डिसाइड करती है, ये हमें अच्छे से पता है। अगर आप उत्तर में जाएंगे भारत के तो गेहूं का प्रचलन ज्यादा है। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर चावल से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं लोग। अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर नॉनवेज का प्रचलन ज्यादा है। आप अगर वेस्ट में जाएंगे जैसे हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पर नॉनवेज का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पर वेज ज्यादा खाते हैं लोग। इनफैक्ट अगर आप पश्चिम बंगाल की अगर दुर्गा पूजा वगैरह में जाएं तो वहां के पंडालों में आपको मछली का प्रसाद मिलेगा। तो वहां का इतना असर है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा निर्धारित करती है। भारत के संदर्भ में भी वही चीज है, भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता है। तो इसलिए चूंकि भौगोलिक विविधता है इसलिए सांस्कृतिक विविधता भी है। और वो किस में परिलक्षित होती है? कला में, संगीत, खान पान और त्योहार में। इसके बाद भाषाई विविधता में आ जाते हैं। भाषाई महासंगम बता दीजिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। उसके बाद हजारों बोलियां हैं हमारी, और ये हमारी समृद्ध भाषाई विरासत को दर्शाती है। ठीक है, इस विविधता के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी जो है वो कनेक्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो पूरे देश को एकता के एक सूत्र में पिरोती हैं। तो विविधता के साथ साथ आपको एकता के भी एलिमेंट्स बताने हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एक करती हैं। फिर धार्मिक समन्वय आप बता देंगे। ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद अपने आप आ जाएंगी। सिर्फ आपको सिस्टमेटिक तरीके से इन हेडिंग्स को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपनी सांस्कृतिक विविधता को आप किस तरह से दिखाएंगे उत्तर में, तो पहला आप दिखा देंगे भौगोलिक, फिर दूसरा दिखा देंगे लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विविधता, तीसरा आप दिखा देंगे रिलीजियस यानी धार्मिक समन्वय, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म यानी धार्मिक समन्वय। ये इसमें आप बता ही लेंगे कि बौद्ध, जैन, सिख ये सभी जन्मों की जन्मस्थली है धर्मों की। इसके अतिरिक्त इस्लाम, ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म भी यहाँ सदियों से फल फूल रहे हैं। इसके बाद
अगर आप देखें तो ये धार्मिक बहुलवाद केवल सह अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने समन्वयवादी परंपराओं को भी जन्म दिया है। अब यहाँ पर आप एकता का सूत्र दिखा रहे हैं कि एकता कैसे स्टैब्लिश होती है, समन्वयवाद से। जैसे सूफीवाद एक समन्वय का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। मैंने ऊपर उर्दू भाषा के बारे में आपको बताया था कि यह भी एक तरह का भाषाई समन्वय है। तो उस तरह के उदाहरण आप याद रख सकते हैं, और अगर एग्जाम में लिखते हैं तो बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अब इसके बाद एथनिक और सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारे इसमें भी काफी विविधता हमको देखने को मिलती है कि भारत विभिन्न नृजातीय समूहों का घर है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। इसके बाद जाति व्यवस्था अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपको जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदुओं का एक भाग लगती होगी, लेकिन भारत में पाए जाने वाले हर धर्म में जाति व्यवस्था उसी तरह से गहरी पैठ बनाए हुए जैसे हिंदुओं में। और यह जाति व्यवस्था अपने आप में इतनी विविध है, हर जाति के अपने अपने पारिवारिक अपने मूल्य है, हालांकि साझा मूल्य भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अपने विरासत में वो साथ में लेके चली आ रही हैं इतने लंबे समय से, और आगे भी अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर रही हैं। तो जाति व्यवस्था भी एक तरह की विविधता का उदाहरण है कि अपनी तमाम जटिलताओं के बावजूद हजारों जातियों के माध्यम से अपार सामाजिक विविधता पैदा करती है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएं, शिल्प और सामाजिक नियम है। तो इस तरह की चीजें आप लिख देंगे आंसर में तो भी काम हो जाएगा। और इतनी जातिगत विविधता होने के बावजूद, इतनी नृजातीय विविधता और सामाजिक स्ट्रक्चर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद, ये सभी नृजाति और जाति समूह एक समान भारतीय परंपराओं, मूल्यों और रीति रिवाजों से बंधे हैं। ये भी आप बता देंगे। तो इस तरह से आप विविधता बताते हुए उसके अंदर एकता के सूत्र भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं अपने आंसर के माध्यम से, और ये बहुत अच्छा प्रभाव पैदा करेंगे एग्जामिनर के ऊपर। अब आते हैं निष्कर्ष में। जो चीजें आपने ऊपर लिखी उन्हीं को निष्कर्ष में लिख देना है बहुत शॉर्ट तरीके से। क्या लिखना है? भारतीय समाज की विशिष्टता इसकी गहन और बहुस्तरीय विविधता में निहित है। यह विविधता टकराव का स्रोत होने के बजाय एक ऐसी जीवंत और गतिशील संस्कृति का निर्माण करती है जो ग्रहणशील, सहिष्णु और निरंतर विकसित हो रही है। यही सांस्कृतिक समृद्धि भारत की सबसे बड़ी शक्ति और वैश्विक मंच पर इसकी अनूठी पहचान है। अब देखिए 2019 में भी यही सवाल सेम टू सेम ये रिपीट कर दिया है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। वही सारी चीजें हैं जो हमने देखी हैं ऊपर। अब आते हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। आप ऊपर देख रहे हैं ये जो ब्रॉडर थीमेटिक क्वेश्चन है भारत की संस्कृति के ऊपर, कला और संस्कृति के ऊपर, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि कई साल ये पूछ चुका है। तो आप इसको जितने अच्छे से तैयार करेंगे, जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, साथ में उसको बार बार रिवाइज करिए। और मैं हर हफ्ते इसका रिवीजन भी करता चला जाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। एक तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप उसका रिवीजन करिए, तुरंत वीडियो जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसको वीडियो को पॉज करिए और जो आपने पढ़ा उसको एक मेंटल रिवीजन करिए। कोशिश करिए कि उसको अपने कॉपी पे लिख के एक बार दोहरा सकें। तो इस साथ में आपका रिवीजन चलता रहेगा। तो ये हमने 3 सवाल ये कवर किए। अब चौथे पे आते हैं। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक हो चुका है। अब आगे चलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर वैज्ञानिक पहलुओं की आप विवेचना कर रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा कि हमारी संस्कृति केवल आध्यात्म और कला तक सीमित नहीं है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। आपको एक बहुत तार्किक सा परिचय देना होगा। आपको बताना होगा कि हम सिर्फ अध्यात्म और कला तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों और गणितीय उपलब्धियों की एक समृद्ध परंपरा रही है। अब वो कैसे रही है हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है, फिर आगे लिख देना है कि प्राचीन भारत ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक योगदान दिया है, जिससे न केवल भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया बल्कि वैश्विक ज्ञान विज्ञान की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया। ठीक है। अब आते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं भारतीय विरासत में वैज्ञानिक उपलब्धियों के। सबसे पहले हम आते हैं गणित में। गणित में आप जानते हैं शून्य जो है, जब 0 दिया मेरे भारत ने वाला गाना अगर आपको याद होगा मनोज कुमार की फिल्म का, तो शून्य की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई। और भारत ने अगर विश्व को शून्य ने दिया होता तो आज हम चांद पे नहीं पहुंचते, आज हम मंगल पर नहीं पहुंचते, और आज हम गैलेक्सीज को नाप नहीं रहे होते, ना आज हम हबल टेलीस्कोप से इतने विशालकाय ब्रह्मांड के शुरुआती चित्र ले पाते। सोचिए शून्य की अवधारणा के बिना विज्ञान कितना अधूरा है, गणित कितनी अधूरी है, और उस शून्य को देने वाला देश था हमारा भारत। इसके साथ ही दशमलव प्रणाली, आपको पता है दशमलव प्रणाली का विकास भारत में हुआ। तो आपको गणित में क्या क्या याद रखना है, शून्य और दशमलव, ये दोनों चीजें लिख देंगे। उसके बाद प्रमुख गणितज्ञों में आप बता देंगे आर्यभट्ट
और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने बीज गणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण सूत्र और सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके अलावा आर्यभट्ट ने पाई का सटीक मान निर्धारित किया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको सबसे पहले वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में आपको गणित में बताना है 0 और प्रमुख गणितज्ञ, 0 और पाई याद रख सकते हैं आप, ये 3 चीजें। और उसके अलावा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, इन दोनों का आप नाम ले लीजिएगा। इस तरह से आपका गणित वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं हम लोग खगोल विज्ञान में। पृथ्वी की धुरी पर घूमना, आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में यह सिद्धांत बहुत पहले दे दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। सोचिए कितनी उन्नत सभ्यता रही होगी जिसमें बैठे एक गणितज्ञ ने कोपरनिकस से भी सैकड़ों साल पहले यह बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जबकि लंबे समय तक यूरोप में यह मान्यता रही कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जब तक कोपरनिकस ने उनके भ्रम को नहीं तोड़ा। और हमारी ये सभ्यता देखिए कितनी पुरानी, कितनी एडवांस थी, इतने पहले से चीजें पता थी। यहां तक कि अगर प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो सायण नाम का एक व्याख्याकार था, एक टीकाकार था, जिसने ऋग्वेद पर 14वीं शताब्दी में टीका लिखी थी। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर आपको याद आता है तो आप लिख सकते हैं अपने उसमें आंसर में, तो ये इंपैक्टफुल होगा। सायण ने 14वीं शताब्दी में ऋग्वेद पर जो टीका लिखी, उसमें ऋग्वेद के एक मंत्र के आधार पर उसने प्रकाश की चाल का लगभग सटीक कैलकुलेशन किया। बाद में आइंस्टीन द्वारा इस प्रकाश की चाल को यह सिद्ध किया गया कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार होती है प्रकाश की, और ये चीज 14वीं शताब्दी में सायण ने बता दिया था हमें। सोचिए कितनी उन्नत सभ्यता थी हमारी। अब आते हैं हम खगोल विज्ञान में, हमने क्या देख लिया, पृथ्वी की धुरी पर घूमना। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इसके अलावा ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी की। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों की पौराणिक व्याख्या से अलग नितांत वैज्ञानिक व्याख्या की आर्यभट्ट ने। तो आपको खगोल विज्ञान में बताना है पृथ्वी की धुरी पर घूमना और ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या। इसमें आपको आर्यभट्ट और उनके ग्रंथ आर्यभट्टी का नाम ले लेना है। ठीक है, चलते हैं अब चिकित्सा विज्ञान में। हम जानते भी हैं कि शल्य चिकित्सा का जो जनक है वो सुश्रुत को माना जाता है, जिन्होंने सर्जरी इजाद की थी बहुत समय पहले। तो आपको चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले आपको आयुर्वेद लिखना है, आयुर्वेद, उसके बाद शल्य चिकित्सा। तो पहले आपको बताना है कि भारत ने आयुर्वेद के रूप में एक समग्र चिकित्सा पद्धति विकसित की जो आज भी प्रासंगिक है। चरक संहिता औषधि विज्ञान का एक विश्वकोश है। तो आप चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले आयुर्वेद को लिखेंगे, उसमें आप नाम लेंगे चरक संहिता का। शल्य चिकित्सा में आप आएंगे, सुश्रुत का इसमें नाम लेंगे। हमें पता ही है, ये बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको आंसर देते समय इनको किस तरह से सजाना है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो आपको शल्य चिकित्सा में सुश्रुत को लिखना है, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, पूरे विश्व में इनको माना जाता है। उनकी सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद, प्लास्टिक सर्जरी और अन्य जटिल ऑपरेशंस की विस्तृत प्रक्रियाएं वर्णित है। तो ये आप लिख देंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा था ऊपर, गणित में 0, फिर प्रमुख गणितज्ञ आपने बता दिए थे, पाई बता दिया था। ये सारे कीवर्ड्स आप जो नोट करते जाइए अपने पेपर पे, है ना। खगोल विज्ञान में आपने क्या बता दिया था, पृथ्वी की धुरी पर घूमना, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या। चिकित्सा विज्ञान ने आपने आयुर्वेद का नाम लिया, शल्य चिकित्सा का नाम लिया। ये सब कीवर्ड्स हैं, आप नोट करते जाइए। धातु विज्ञान, अब आते हैं धातु विज्ञान पर। लौह स्तंभ, अगर आपने दिल्ली मेहरौली में जाके लौह स्तंभ देखा होगा, उसको अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की होगी, तो आप जानते होंगे एक ऐसा वो उदाहरण है हमारी धातु विज्ञान की उत्कृष्टता का उदाहरण है, जो हमें बताता है कि आज भी 1600 सालों के बाद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये बताता है कि हमारी जो धातु विज्ञान, हमारी जो मेटलर्जी थी वो कितनी आगे थी उस समय। अब उसके आगे नेक्स्ट उसमें आप बता देंगे कि चोल कांस्य मूर्तियां जो थी वो लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी और उस समय के उन्नत मिश्र धातु विज्ञान को ये दर्शाती है। तो धातु विज्ञान में आपने दो सब हेडिंग्स लिख दी, लौह स्तंभ और चोल कांस्य मूर्तियां। ठीक है, इस तरह से आपके ये सारे वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र हो गए, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान। अब निष्कर्ष में वही सारी चीजें, भारतीय संस्कृति, विरासत, वैज्ञानिक जांच और नवाचार की भावना से गहराई से जुड़ी हुई है।
गणित से लेकर चिकित्सा और धातु विज्ञान तक इसके वैज्ञानिक पहलू तर्कसंगत सोच और अवलोकन पर आधारित एक उन्नत ज्ञान प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं, जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 के मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 पे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटी का ये क्वेश्चन। तो पेपर 2 का जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। ये जो पहला टॉपिक है, इससे हम जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनको एक एक करके हम देखते चलेंगे। अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर के पहले टॉपिक से शुरुआती संभावित 4 प्रश्नों को देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं पॉलिटी पे। सबसे पहला सवाल है कि संविधान सभा की रचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और यह सवाल पूछ चुका है यूपीपीसीएस 2024 के पेपर में, जीएस पेपर 2 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि संविधान सभा की रचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट तैयार नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि लिखना क्या क्या है और कुछ फैक्ट्स आपको लिख लेने होंगे अपने पेपर पे, ताकि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वो फैक्ट्स याद रहें। तो चूंकि हमने हिस्ट्री में इसके बारे में पहले से भी काफी कुछ पढ़ रखा है, बस उसी पूर्व ज्ञान को यहां पर लिख देना है। हमें पता है कि किस तरह से, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो चीजें, तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग उठाई थी 1934 में उठाई गई थी एमएन रॉय द्वारा। 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इसकी मांग की और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधानों के तहत इसका अंततः गठन किया गया। ठीक है, तो आप एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका लिख देंगे कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की रचना एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसने भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधानों के तहत किया गया था और इसकी संरचना ने तत्कालीन भारत की विविधता और राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया। अब ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार सुन के नहीं होगा। आपको मैं इसके हेडिंग्स बता देता हूं कि इसमें लिखना क्या क्या है। तो आप कुल सदस्य संख्या लिखेंगे सबसे पहले, कुल सदस्य संख्या, आवंटन किस तरह से किया गया। दूसरी सब हेडिंग में इसमें लिखेंगे आप निर्वाचन की पद्धति क्या थी। तीसरी सब हेडिंग में आप इसमें लिखेंगे सामुदायिक प्रतिनिधित्व, किस किस तरह से अलग अलग समुदाय के लोगों को अलग अलग प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था। और अंततः आप बताएंगे कि सभा की प्रकृति क्या थी, क्यों इसे लघु भारत की संज्ञा दी गई थी। और लाजमी सी बात है कि अगर भारत के लिए, आजाद भारत के लिए संविधान बनाना है, तो उसमें भारत के हर तबके, हर समुदाय का एक प्रतिनिधित्व होना जरूरी था। और इसी तरह से संविधान सभा का निर्माण, संगठन या संरचना इस तरह से बनाई, सुनिश्चित की गई थी कि इसमें एक लघु भारत प्रतिबिंबित होता था। ठीक है, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की संरचना, हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लिया है। क्या है कि संविधान सभा की रचना एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसने भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से बता दिया हमने। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले संविधान सभा की संरचना। ये एक बहुआयामी संरचना थी, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम समझा जा सकता है। कुल सदस्य संख्या और आवंटन। कुल सदस्य संख्या क्या थी? 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ये प्रश्न आपको बार बार लिख के याद करना पड़ेगा, 2-3 बार, तभी याद होगा, क्योंकि फैक्ट्स हैं इसमें। फैक्ट्स बिना रटे आप लिख नहीं पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग्स बता देता हूं। अगली हेडिंग है आपकी निर्वाचन की पद्धति। संविधान सभा का चुनाव सीधे तौर पर वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि ये एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय था। तो निर्वाचन की पद्धति में आप क्या लिखेंगे? मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय था। और इसमें प्रणाली क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया था, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तो निर्वाचन की पद्धति में यही सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या लिखा है? प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनयन के आधार पर किया जाना था।
तो निर्वाचन की पद्धति हमने देख ली, सबसे पहले देख लिया था कि कुल सदस्य संख्या और आवंटन क्या है, फिर निर्वाचन की पद्धति देख ली। फिर आते हैं हम सामुदायिक प्रतिनिधित्व पे। प्रांतों में सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन था। ब्रिटिश प्रांतों में सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ताकि प्रत्येक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये हमने सामुदायिक प्रतिनिधित्व में देख लिया कि किन किन समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब सभा की प्रकृति कैसी थी? एक लघु भारत की प्रकृति थी इसकी, और इसे लघु भारत कहा किसने था? प्रसिद्ध संविधानविद ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे लघु भारत की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय और राष्ट्र का सूक्ष्म रूप, संविधान सभा को उन्होंने संज्ञा दी थी। क्या? एक दलीय देश का एक दलीय निकाय और राष्ट्र का सूक्ष्म रूप कहा था। यद्यपि इसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, फिर भी इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित सभी महत्वपूर्ण समुदाय शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे उस समय के सभी प्रमुख नेता इसके सदस्य थे, जिसने इसे अपार वैधता और विशेषज्ञता प्राप्त हुई। अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन में वही सारी चीजें जो ऊपर लिखी थी। संविधान सभा अपनी अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के बावजूद एक अत्यंत प्रतिनिधि निकाय थी, जिसने भारत की विशाल विविधता को समाहित किया। इसकी समावेशी संरचना ने ही इसे एक ऐसा संतुलित और स्थायी संविधान बनाने में सक्षम बनाया जो आज भी भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का मार्गदर्शन करता है। ये इसका क्विक रिवीजन नोट्स है, मैं इसके सारे नोट्स आपको दे दूंगा ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी हो। शॉर्ट नोट्स का फायदा होता है कि एग्जाम में सिर्फ आप उसी को दोहरा पाते हैं, आपके पास डिटेल नोट्स को दोहराने का समय नहीं होता है। तो अब आपने ये देख लिया मैंने क्या क्या बताई थी चीजें। इस प्रश्न के उत्तर में सदस्य संख्या आवंटन, इसमें आपको बताना है कुल सदस्य संख्या क्या थी, ब्रिटिश भारत से कितनी थी, रियासतों से कितनी थी, ये सब आपको लिखना है। फिर आप आएंगे निर्वाचन की पद्धति में, ठीक है। उसमें क्या है, आपको 2 चीजें मैंने बताई थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। फिर तीसरा हेडिंग क्या है, सामुदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें आप क्या लिखेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन, और उसके बाद मुस्लिम, सिख और सामान्य, मुस्लिम और सिख को छोड़कर इन सभी को प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया। और उसके बाद लास्ट हेडिंग आप लिखेंगे सभा की प्रकृति कैसी थी, एक लघु भारत की। और ग्रैनविल ऑस्टिन का अगर आपने नाम ले लिया तो आपको ये मान के चलिए कि 10 में से कम 6 से 7 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब आप इसको पॉज करिए और सिर्फ आप ये याद रखने की कोशिश करिए कि आपने हेडिंग्स कौन कौन सी पढ़ी थी। सदस्य संख्या आवंटन, निर्वाचन की पद्धति, सामुदायिक प्रतिनिधित्व और सभा की प्रकृति, ठीक है। बाकी आप 2-3 बार इस उत्तर को पढ़ेंगे, आपको उन हेडिंग्स के अंदर लिखना क्या है वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रश्न आपको 8 नंबर देने के लिए, 10 में से 7 से 8 नंबर देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपने इतना लिख दिया तो 7 नंबर तुम किसी कीमत पे एग्जामिनर आपका नहीं रोक सकता, ये मान के चलिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, और वो ये है कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित है, स्पष्ट कीजिए। और ये सवाल 2019 के यूपीपीसीएस एग्जाम, मेंस एग्जाम में पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। अब इस सवाल को डील कैसे करना है, इस सवाल का सीधा सा तरीका ये है कि आप मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के दर्शन को समझना है तो हमें ये जानना होगा कि उसकी सोच क्या है, मतलब वो क्या सोचता है, वो है क्या, उसकी सोच बताएगी कि वो है क्या, है ना। तो आपको अगर उसका दर्शन समझना है तो आपको ये जानना होगा कि वो है क्या और वो बनना क्या चाहता है। तो इससे आपको उसका संपूर्ण दर्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो रही व्यक्ति की बात। इसी व्यक्ति का विराट रूप जो है वो देश या राष्ट्र होता है। तो हमें राष्ट्र का दर्शन समझना बहुत आसान है। हम क्या समझ जाए, अगर हम ये जान जाए कि वो राष्ट्र है क्या और वो बनना क्या चाहता है, तो हमें उसका पूरा का पूरा दर्शन समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है। यही काम आपको इस क्वेश्चन में कर देना है। हमें बताना है कि हमारा राज्य, हमारा देश है क्या और वो बनना क्या चाहता है। और ये दोनों चीजें जो है बहुत बखूबी, बहुत सधे हुए शब्दों में हमारे संविधान की उद्देशिका में दी गई हैं कि हमारा जो राष्ट्र है उसका स्वरूप क्या है और उसकी आकांक्षा क्या है,
वो है क्या और वो क्या बनना चाहता है। तो अगर हम उद्देशिका के शब्दों को याद रखें तो क्या क्या है, सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। ये जो 4 शब्द हैं ये इसकी प्रकृति को बताते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले एक शब्द है हम भारत के लोग, जो ये बताता है कि इस प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो इस तरह से ये 4-5 शब्द जो है अगर हम लिख लेते हैं तो ये हम बता देंगे कि हमारे इस पूरे राष्ट्र की प्रकृति क्या है और जो बनना चाहता है वो क्या है। एक ऐसा राज्य बनना चाहता है जो न्याय, स्वतंत्रता, समता सुनिश्चित करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि प्राधिकार का स्रोत क्या है। प्रस्तावना वी द पीपुल, हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो नागरिकों को सत्ता के स्रोत के रूप में स्थापित करती है। यह इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को रेखांकित करता है कि सत्ता जनता में निहित है और इसी के साथ ये राज्य की प्रकृति के रूप में उद्देशिका में लिखित लोकतंत्रात्मक शब्द को सार्थकता प्रदान करता है। इसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया था कि हमारा राष्ट्र जो है वो संप्रभु है। इसकी प्रकृति क्या है, संप्रभु है। भारत को संप्रभु घोषित किया गया है जो इसकी स्वायत्तता और स्वशासन को दर्शाता है। गणराज्य शब्द इस बात पर अतिरिक्त बल देता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता बल्कि लोगों द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये शब्द हैं। समाजवादी शब्द आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर बल देता है। वहीं दूसरी ओर पंथ निरपेक्ष शब्द न केवल सभी धर्मों बल्कि धर्मों से भी सूक्ष्म उदाहरण अर्थात पंथों के लिए भी समान सम्मान की गारंटी देता है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी धर्म को राज्य का पोषण और समर्थन प्राप्त न हो। यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज को सुनिश्चित करता है। तो अभी तक हमने क्या बता दिया, इसकी प्रकृति बताई। पहले तो बताया कि इस संविधान की ये जो राष्ट्र को जो शक्ति मिलती है कौन देता है उसे, उस प्राधिकार का स्रोत कौन है, तो वो है वी द पीपल, हम भारत के लोग। फिर प्रकृति आपने बताई कि ये संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य है। ये सारी चीज आपने बता दी प्रकृति। अब ये बनना क्या चाहता है, किस तरह का राज्य बनाना चाहता है जहां पर न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो ये आदर्श जो है ये बताता है कि ये बनना क्या चाहता है, किस तरह का राष्ट्र ये बनना चाहता है। ये संविधान इसको बताता है उद्देशिका के माध्यम से है। हमने ऊपर जो चीजें देखी वो प्रकृति थी, अब ये इसकी आकांक्षा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ये आदर्श हैं जिन्हें ये प्राप्त करना चाहता है, यानी ये जो बनना चाहता है, जो किसी भी लोकतंत्र के केंद्र में होते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये वो आदर्श हैं जो किसी भी लोकतंत्र के केंद्र में होते हैं, हमारी प्रस्तावना में निहित हैं। संयुक्त रूप से ये आदर्श सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अवसरों का वचन देते हैं। इसके अलावा बंधुत्व को आप बता देंगे। विशिष्ट अवधारणा केवल समानता से आगे निकलने की बात करती है। एक शब्द के रूप में बंधुत्व राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत है। यह भारत की समृद्ध विविधता के बावजूद सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों को जब हम लिख लेंगे बारी बारी तो इससे पता चल जाएगा कि किस तरह से भारत का जो दर्शन, हमारे संविधान का दर्शन है, वो हमारी उद्देशिका में निहित है। किस तरह से हमने बताया कि जो चीज़ें हैं, लोकतंत्रात्मक, संप्रभु, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीज़ें बता दी कि किस तरह का है हमारा राज्य और क्या बनना चाहता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बनना चाहता है, बंधुत्व सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बनना चाहता है। इस तरह से हमने संपूर्ण संविधान के दर्शन को उद्देशिका के इन शब्दों के माध्यम से व्याख्यायित कर दिया। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावना एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। सरकार को ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयासरत रहने की याद दिलाती जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकजुट हो। एक ऐसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है जिसमें नागरिकों का कल्याण, उसकी समानता सर्वोपरि है। अभी राइस का शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी पॉज करके आप रिवाइज करिए दिमाग में कि मैंने क्या क्या बताया, कि किसी व्यक्ति का दर्शन किसी राष्ट्र का दर्शन किस विराट रूप में किसी व्यक्ति का दर्शन राष्ट्र के दर्शन के रूप में दिखता है। जिस तरह से व्यक्ति क्या है और क्या बनना चाहता है, उसी तरह से राष्ट्र का दर्शन भी पता चल जाता है कि वो है क्या, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी आकांक्षा क्या है। और इन दोनों ही चीजों का हमारे संविधान की उद्देशिका में बड़े ही सधे और सटीक शब्दों में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अब आते हैं उद्देशिका में गणराज्य शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है? यह हमारा अगला प्रश्न है। यह आया था यूपीपीसीएस, अच्छा ये यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। तो आप गणराज्य जितने भी शब्द हैं सबको आपको बारी बारी से इस पर डिटेलिंग करनी है, सबके बारे में शॉर्ट बहुत
संक्षेप में आपको बताना है कि ये क्या शब्द हैं, उनके अर्थ क्या हैं। तो सबसे पहले क्या, भारतीय संविधान के भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दर्शाती है। यहां गणराज्य शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण भारत के राजनीतिक दर्शन और संवैधानिक मूल्यों को दर्शाता है। तो गणराज्य से जुड़ा क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है? प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? अगर आप संप्रभु हैं, सॉवरेन है, इसका मतलब कि आपसे जुड़े निर्णय सिर्फ आप ले सकते हैं, किसी और का हक नहीं कि आपसे जुड़े वो निर्णय ले। आपके जीवन का, आपके लाइफ की एजेंसी आपके पास है, आपके लाइफ के सोल प्रोप्राइटरी आपके पास है। ठीक वही किसी राष्ट्र के संदर्भ में होता है। वो सॉवरेन तब कहलाता है जब वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन न हो, अपने स्वयं के अस्तित्व, अपने विकास से जुड़े सभी निर्णय वो स्वयं ले सके, किसी के दबाव में न उसको लेना पड़े। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में वो अपनी विदेश नीति को संचालित नहीं करता है, रक्षा नीति को संचालित नहीं करता। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो सशक्त उपस्थिति दर्ज कराता है और इस प्रकार से अपनी संप्रभुता के दावे को पुख्ता करता है। आगे क्या है? समाजवादी। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता, धन, अवसर और संसाधनों का समान वितरण ही समाजवाद का आधार है। यद्यपि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन बढ़ती आर्थिक असमानता और निजीकरण के कारण इस आदर्श को बनाए रखना आज एक चुनौती बन गया है। तो आपको समाजवादी में क्या लिखना है कि समाजवाद का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता, धन, अवसर और संसाधनों का समान वितरण। और भारत का आदर्श है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का आदर्श है कि सभी को समान रूप से संसाधनों और बाकी चीज़ों का, अवसरों का वितरण हो। लेकिन फिलहाल बढ़ती आर्थिक असमानता और निजीकरण, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखेगा। और कि भारत की पंथ निरपेक्षता जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है उससे बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का उद्भव या विकास इस रूप में हुआ है कि वो धर्म के विरुद्ध है, लेकिन हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो सभी धर्मों को समान भाव से देखने वाली पंथ निरपेक्षता है। और ये हमने यहां पर लिखा भी है, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखेगा भारत। पंथ निरपेक्षता का अर्थ जो उद्देशिका में लिखा गया है, पंथ निरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखेगा और किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा। हालांकि भारत में विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता बनी हुई है, परंतु धार्मिक ध्रुवीकरण और असहिष्णुता की प्रवृत्तियां इस मूल्य की सतत परीक्षा ले रही हैं। अब अगले पे आते हैं लोकतांत्रिक। इसमें भी आप कुछ ना कुछ लिखे लेंगे कि जनता सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र का हमने बहुत पुरानी परिभाषा पढ़ी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा है, उसको अगर वो याद आती है तो उसके हिसाब से क्या है, जनता ही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। और हमने ऊपर भी पढ़ा कि जनता ही प्राधिकार का स्रोत है, संविधान के द्वारा जो दिया गया है। तो लोकतांत्रिक शब्द को भी हम थोड़ा सा व्याख्यायित कर देंगे बहुत संक्षेप में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मौलिक अधिकारों की रक्षा और जवाबदेह शासन लोकतंत्र के आधार है। इस लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाले कौन कौन से आयाम है? वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मौलिक अधिकारों की रक्षा और जवाबदेह शासन। ठीक है। फिर भी राजनीतिक भ्रष्टाचार, धन बल और जनमत प्रभाव जैसी समस्याएं लोकतांत्रिक भावना को कमजोर कर सकती हैं। आगे है गणराज्य। गणराज्य से जुड़े सारे विशेषणों को आपने देख लिया। गणराज्य का अर्थ क्या है? इस राज्य का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाता है। भारत में यह सिद्धांत अब भी दृढ़ता से कायम है। तो इस तरह से हमने गणराज्य से जुड़े सारे विशेषणों को देख लिया। ये इसका शॉर्ट नोट्स है, इसको भी आप दोहरा लेंगे और एक बार पॉज करके आप मेंटल रिवीजन करिए कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। हो सके तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के देख लीजिए आपको कितना याद है। चलिए अब हम आते हैं अगले पेपर पर, है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी। टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा प्रश्न जो बन चुका है यूपीपीएससी 2020 में वो ये है कि नीति आयोग के लक्ष्य क्या है। और इसका आधा पार्ट मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि अब वो निरर्थक हो चुका है। उसमें पूछा था कि इसके 3 वर्षीय कार्य योजना का वर्णन कीजिए। वो उसका जो एक्शन एजेंडा था 3 साल का एक्शन प्लान, उसके बारे में बताना था। लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं, 2017 से 2020 तक ही था वो, अब इसके बारे में नहीं पूछेगा।
आपसे अगर नीति आयोग पर प्रश्न आएगा तो वो ये आ सकता है कि नीति आयोग के लक्ष्य क्या है, दूसरा इसके अब तक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो अभी तक हमने जितना नीति आयोग के बारे में क्या पढ़ा है वो यही है कि इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई और ये भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। ये सब हमने पढ़ा है पहले से भी। 2015 में स्थापना, प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक, ये सारे कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और एक बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर या जमीनी स्तर से योजना निर्माण के दृष्टिकोण को अपनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख लक्ष्य क्या है, सबसे पहले हमने ऊपर देखा था भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय नीति निर्माण में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाना, ठीक है। तो ये प्रमुख लक्ष्यों में पहला क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, यदि अगर राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में राज्यों को भी सक्रिय भागीदार बनाया जाए, उनके भी इनपुट्स लिए जाए, उनके भी कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाए, उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए, तो इस तरह से एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा और यही नीति आयोग का मुख्य लक्ष्य है। उसके अलावा बॉटम अप दृष्टिकोण, नीचे से ऊपर यानी जमीनी स्तर से ऊपर की तरफ योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य है। इसके बाद रणनीतिक सलाह, सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों पर तकनीकी और रणनीतिक सलाह नीति आयोग देता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। कैसी, अटल इनोवेशन मिशन एम जैसी पहलों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना भी उसका लक्ष्य है। निगरानी और मूल्यांकन, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसका ध्यान रखना है। तो नीति आयोग के प्रमुख लक्ष्यों में आपको कौन कौन से हेडिंग्स याद रखनी है, सहकारी संघवाद, बॉटम अप दृष्टिकोण, रणनीतिक सलाह, नवाचार, निगरानी, मूल्यांकन। एक एक वर्ड भी याद रखिए, सहकारी संघवाद, बॉटम अप, रणनीतिक, नवाचार और निगरानी। अब अभी तक नीति आयोग का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसको भी एक हम सरसरी निगाह से देख लें। तो सबसे पहले हम इसके सकारात्मक पक्षों की बात करेंगे। नीति आयोग ने विभिन्न सूचकांकों जैसे स्वास्थ्य सूचकांक और एसडीजी इंडिया सूचकांक जारी करके राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। तो नीति आयोग का एक मुख्य कार्य क्या है कि सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश के विभिन्न राज्य आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपने विकास और अपनी प्रगति को सुनिश्चित कर सके। तो ये भी नीति आयोग का एक लक्ष्य है। तो अभी तक इसने इस मोर्चे पर काफी अच्छा काम किया। अगर विभिन्न सूचकांकों की अगर आप बात करें, आए दिन एसडीजी इंडिया सूचकांक आपको याद करके जाना होता है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो इस तरह के सूचकांकों के माध्यम से ये लगातार ये दर्शाने में सफल रहा है कि किस तरह से अलग अलग राज्य प्रतिस्पर्धा के स्केल पर कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। तो इस तरह के जो सूचकांक है उसको समय समय पर जारी करने में नीति आयोग अभी तक सफल रहा है। इसके अलावा इसने स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एक्ट 75 जैसे दस्तावेजों के माध्यम से देश के लिए एक दीर्घकालिक विजन भी प्रस्तुत किया। तो ये भी इसका सकारात्मक पक्ष है। इसके अलावा जो इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठकें होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का एक प्रभावी मंच बन गई है। तो सकारात्मक पक्ष में क्या है, आपको सूचकांक याद रखने हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक विजन, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एक्ट 75 के रूप में। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल की बैठकें, ये एक प्रभावी मंच बनी है केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का। अब इसमें चुनौतियां क्या है? चुनौतियां हैं, नीति आयोग के पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, जिससे इसकी मुख्यतः सलाहकार तक ही सीमित रह जाती है। ये वित्त आयोग की तरह वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं कर सकता, सिर्फ सलाह दे सकता है। कई बार इसकी सिफारिशों का जमीन पर एक बड़ी चुनौती रहा है। सिफारिशें देना और उसका क्रियान्वयन करना आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चुनौती रहा है। और ऊपर से जमीनी स्तर पे तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये दो चुनौतियां हैं, एक तो वित्तीय संसाधन आवंटित करने की शक्ति नहीं, दूसरा जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती रहा है इनकी सिफारिशों का। ये दोनों चीजें आप इसकी चुनौतियों में लिख देंगे, आलोचना में लिख देंगे। तथापि अब तक
बहुत हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा है नीति आयोग, इसको आप कैसे बताएंगे? इस प्रकार नीति आयोग ने भारत के योजना निर्माण को एक सहयोगी और दिशा निर्देशात्मक मॉडल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसकी सलाह के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। फिर से क्विक रिवीजन नोट्स आ गया। अभी एक बार फिर से ऊपर जाइए और आप देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। नीति आयोग के लक्ष्य में क्या क्या था? सहकारी संघवाद, बॉटम अप, रणनीतिक, नवाचार, निगरानी। ये आपको 5 कीवर्ड्स याद रखने हैं: संघवाद, बॉटम, रणनीतिक, नवाचार, निगरानी। फिर उसके बाद अब तक के मूल्यांकन में सकारात्मक पक्ष में क्या क्या लिखेंगे? सूचकांक, दीर्घकालिक विजन और गवर्निंग काउंसिल। ये 3 कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। फिर चुनौतियों में आ जाएंगे वित्तीय संसाधन और दूसरा जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन। वीडियो को पॉज करिए और लिखने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए कि आपको ये कीवर्ड्स याद आ रहे हैं या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक बार इसका हम लोग निष्कर्ष भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार नीति आयोग ने भारत के योजना निर्माण को एक सहयोगी और दिशा निर्देशात्मक मॉडल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसकी सलाह के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे आंसर का एक कंडेंस्ड फॉर्म है हमारा निष्कर्ष। हर आंसर में यही होता है। आपको परिचय में वो चीजें कंडेंस्ड फॉर्म में लिखनी है जो आप मुख्य भाग में लिखने जा रहे हैं, और निष्कर्ष में आपको वो चीजें लिखनी है जो आप अभी तक लिख चुके हैं, बस। और कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलिए क्विक रिवीजन नोट्स है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और इसका सारा आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। आप क्विक रिवीजन नोट्स की जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस कर सकें, जितनी बार उनको मेंटली रिवाइज कर सके, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ही बेहतर तरीके से आपको ये चीजें कंठस्थ रहेंगी। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पोषणीय विकास लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। ये हरियाणा पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस इस पर प्रश्न बना सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था इसमें। और जहां तक इस प्रश्न की बात है तो मेरा इस पर एक वीडियो है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो एसडीजी पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप वीडियो को सिर्फ एक बार सुनेंगे और आपको एसडीजीज जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। इस तरह याद होंगे कि आप उनको चाहेंगे भूलना तो भी वो भूल नहीं पाएंगे आप। तो उन्हीं एसडीजीज के ऊपर यहां पर ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पोषणीय विकास लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। 17 एसडीजीज हैं। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे, आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर भी मैं यहां आपको एक बार इसको पढ़ के बता देता हूं। पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत बर्टलैंड द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 में एक बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत या पोषणीय विकास है। तो सबसे पहले आप सतत विकास या धारणीय विकास को एक की संक्षिप्त परिभाषा देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अंगीकृत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित हुए 17 सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित हैं। अब ये सारे के सारे 17 सतत विकास लक्ष्य क्या है? गरीबी पहला, गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। ये देखिए मैंने इन कीवर्ड्स को यहां पर हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको इन कीवर्ड्स के जरिए पूरी लाइन याद आ जाए। तो पहले एसडीजी 1 में क्या गरीबी से रिलेटेड है, दूसरे में भूख से रिलेटेड है, तीसरे में सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। चौथा क्या है? समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। पांचवा लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। छठा सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब वहां पर जो मैंने आपके लिए कीवर्ड्स बनाए थे या एक ट्रिक बनाई थी आपको याद करने के लिए, वो बहुत आसान है। एक बार मैं उसको दोहरा भी देता हूं लगे हाथ। जैसे मैंने पहले एसडीजी याद करवाया था कि गरीबी के सभी रूपों की विश्व समाप्ति, यानी एसडीजी 1 गरीबी यानी पॉवर्टी, विकास की पहली शर्त है कि गरीबी दूर हो। अगर गरीबी दूर हो गई तो विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने याद कराया कि एसडीजी 1 पहली शर्त गरीबी। भूख से अगर आप मैंने याद कराया था एसडीजी 2 भूख से कैसे रिलेटेड है, तो भूख
अगर आप 2 जून की रोटी खा लेते हैं तो आपकी भूख मिट जाएगी, तो 2 जून की रोटी से आपको भूख याद आ जाएगा। तीसरा, सभी आय के लोगों में स्वास्थ्य से मैंने 3D हेल्थ को जोड़ा था। यानी स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, बल्कि माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है, वही असली स्वास्थ्य है। तो 3D से हमें याद आ गया स्वास्थ्य। ये सारी पिक्चर्स अगर आप वहां पे देखेंगे उस वीडियो में, तो आपको एक बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी। चौथा जो गोल था वो शिक्षा से रिलेटेड है। मैंने उसमें एक पिक्चर के जरिए दिखाया था कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान होता है, और जानवर किस पे होता है? 4 पैरों पे चलने वाला होता है। तो इस तरह से 4 से मैंने शिक्षा को रिलेट किया था। इस तरह से पूरी लिस्ट, वहां पर 17 अलग अलग SDGs की लिस्ट है, जो आपको एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगी। तो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़े आप आराम से आप इसको लिखने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो छठा हो गया सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता। 7वां ऊर्जा से रिलेटेड हो गया। ऊर्जा को मैंने बताया था कि सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और सूर्य के को अगर स्पेक्ट्रम से गुजारा जाए, प्रिज्म से गुजारा जाए, तो 7 अलग अलग वेवलेंथ्स में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 7 स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग है उनसे हमें ऊर्जा याद आती है, तो 7 से ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। इस तरह से पूरा का पूरा वो वीडियो जो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सवाल अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इसको बड़े आसानी से आराम से हल कर पाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ यहीं तक करते हैं। एक शुरुआत में जो पहला कदम वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, नहीं फिर एक लंबे सफर के लिए ऊर्जा नहीं रह जाती। तो इस छोटे से कदम से शुरुआत करते हैं। आगे हम हर दिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हर पेपर के क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।